बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है। तो पहले समझने के लिए हमको समझना होगा इसमें फोर्स। ठीक है, फोर्स का मतलब एक ऐसा पुश या पुल जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है पुश या पुल करना हो। ठीक है, तो इट्स एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज द पोजिशन, शेप और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, इट कैन चेंज दीज थिंग्स। पहला है पोजीशन, दूसरा है शेप और तीसरा है डायरेक्शन या फिर टाइप ऑफ मोशन। बहुत आसान है। ठीक है, तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, याद रखेंगे। ये वो हम लोग LIC वाले एजेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एजेंट मतलब कोई ऐसी चीज। ठीक, वैसे पुश एंड पुल भी चलेगा बट वो थोड़ा सा सस्ती डेफिनेशन हो जाएगी, तो विल नॉट कंसिडर दैट पार्ट। ठीक है, इस वाले पार्ट में पोजीशन कैसे चेंज होगी भाई? कोई लेटेस्ट से तुम खड़े हुए हो, मैंने आके ढकेल दिया, पोजीशन चेंज हो गई। ठीक, तुम चल रहे हो, मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, अब तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हो गया, अब तुम जाके कहीं गिर गए। ठीक, गिर तुम ही रहे हो, बात अलग है। तो ये डायरेक्शन चेंज होने को भी हम क्या बोलेंगे? इफेक्ट ऑफ फोर्स। और शेप की बात करें, अक्सर हम लोगों ने कैन वगैरह लिए होंगे, कोक के, पेप्सी के, रेड बुल के, और उसको हम लोग दबा देते हैं तो देखोगे तुम लोग डायरेक्ट उसका शेप चेंज हो सकता है। ठीक, एक बलून में अगर हवा भरोगे तो उसका भी शेप चेंज हो रहा है। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एंड फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। मैं यहां पे लिख देता हूं, आसान हो जाएगा। इज एन external agent which can change, ये तीनों चीजें, यानी कि फोर्स इन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज पोजीशन, शेप और डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जल्दी से इसकी डेफिनेशन नोट कर लो। बहुत आसान है। ठीक, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फोर्स। तो कोई भी क्वांटिटी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसकी SI यूनिट और टाइप ऑफ क्वांटिटी भी लिखते हैं हम लोग। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब फोर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होगा, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। यानी कि फोर्स अगर हम डायरेक्शन भी चेंज करते हैं तो वी विल से दैट फोर्स इज चेंजिंग। दूसरी चीज, फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन। ठीक, और फोर्स का फॉर्मूला और बाकी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसका जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज लॉज ऑफ मोशन में। तो अभी फिलहाल हमको बस ये नोट करना है, जल्दी से पॉज करके इसको भी नोट कर लो। एंड आई होप सबने कर लिया होगा। अच्छा, तो भाई नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, टाइप्स मतलब कितनी तरह की फोर्स हो सकती है। जैसे अगर तुम लोग इंसानों की बात करें तो कितनी तरह के लोग हो सकते हैं। यू कैन क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर। ठीक है, यू कैन से मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स। अगर हम लोग बात करें on the basis of like religion, you can say Hindu, Muslim, Christian, है ना, and Buddhist, बहुत सारे हो सकते हैं। Similarly, you can like which is not advised. You can also classify people on the basis of their skin color, like Caucasians जो थोड़े गोरे होते हैं लोग, है ना, Africans, है ना, and so on, Indians जो brown जिनको हम लोग बोलते हैं। तो this is racist, let's not discuss that. तो फोर्स के ही बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, कितनी तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स की। तो यहां लिख देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। बहुत आसान है, यहां पे देखो समझना। फोर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या फोर्स को एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट चाहिए? जैसे बात करें अगर किसी बॉडी को पुश करने की, तो अगर कुछ पुश करना है तो मुझे इसको टच करना ही पड़ेगा, या कुछ पुल करना है
तो मुझे उसको टच करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बात करोगे ऐसे फोर्सेस की जैसे मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट को पास पास ले आओ, द मैग्नेट्स विल नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल टच, वो वैसे भी खुद को एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। सिमिलरली बहुत सारी फोर्सेस ऐसी होती हैं जिसमें कांटेक्ट नहीं चाहिए होता है। तो पहला होगा क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, सारे बेसिस है, ठीक है। तो पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कांटेक्ट, ठीक, यानी कि क्या फोर्स को फिजिकल टच कांटेक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहली फोर्स जो इसमें होगी वो होगी कांटेक्ट फोर्स, यानी कि इफ द फोर्स रिक्वायर्स अ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द बॉडीज, और दूसरी फोर्स होगी नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक। तो फोर्स अगर कांटेक्ट के एग्जाम्पल दूं तो कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रिक्शन, ठीक, बहुत सारे हो सकते हैं, पुश या पुल भी हो जाएगा। और अगर नॉन कांटेक्ट के एग्जाम्पल की बात करें तो यह हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड बहुत सारे एग्जाम्पल। तो जल्दी से इसको नोट कर लो पॉज करके। आई होप ये सबने कर लिया होगा। इसके बाद जो सेकंड क्लासिफिकेशन आता है भाई, ये तो हो गया क्या फोर्स को कांटेक्ट चाहिए था या नहीं चाहिए था। दूसरा कांटेक्ट, दूसरा जो बेसिस आता है क्लासिफिकेशन का, दैट इज वेदर द फोर्स रिक्वायर्स लाइक कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और नॉट, ठीक है। तो हम लोग दूसरा जो क्लासिफिकेशन करते हैं दैट इज is the force producing acceleration, इसके बेसिस पे, ठीक, या ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन ये भी लिख सकते हो। तो अगर फोर्स एक्सेलरेशन कर रही है, कई सारे फोर्स लग रहे हैं और फोर्स एक्सेलरेशन कर रही है, तो हम इसको बोलेंगे नॉन जीरो फोर्स। और अगर बहुत सारे फोर्सेस हैं और वो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं करवा रहे हैं तो हम बोलेंगे जीरो फोर्स, ठीक। इस केस में एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, इस केस में एक्सेलरेशन इज जीरो। तो जल्दी से ये भी नोट कर लो कि फोर्स को हम कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। और भी तरीके होते हैं बट हमारे सिलेबस में जो है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट आता है हमारा लॉज ऑफ मोशन। बस फोर्स में केवल इतना है, बाकी फोर्स के बारे में और हम लोग आगे पढ़ेंगे सारे लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखो भाई, न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे मोशन के। जैसे न्यूटन ने 3 इक्वेशन दी थी ना, वैसे ही न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे। और तीनों लॉज ऑफ मोशन किसी ना किसी एक ऐसी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है जो उस समय नोन नहीं थी ज्यादा लोगों को। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे लॉज ऑफ मोशन। बहुत आसान चैप्टर है और बहुत आसान इसको समझना है, ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के लिए हमारे पास 3 लॉज हैं, ऑब्वियसली कॉमन सेंस कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कोई भी समझ जाता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमें एक प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। इसीलिए पहले लॉ का नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और उसके पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये इनर्शिया क्या चीज है। तो जल्दी से सब लोग हेडिंग डालेंगे इनर्शिया, ठीक। इनर्शिया समझना हो तो इमेजिन करो सुबह रात भर हम लोगों ने पबजी खेला, सुबह 8 बजे मम्मी ने जगा दिया, तो जगेंगे तो है नहीं, यानी कि हम लोग जिस पोजीशन में थे, हम सो रहे थे, हम सोते रहना चाहेंगे, ठीक। या दूसरा, हम पबजी खेल रहे थे क्योंकि आजकल सब लोग पबजी खेल रहे हैं और कोई काम तो नहीं हम लोग के पास,
तो अगर हम लोग पबजी की बात करें, तो अगर हम लोग पबजी खेल रहे हो तो हम खेलते ही रहना चाहेंगे, हम ये नहीं चाहेंगे कि पबजी खेलना बंद हो जाए। वही चीज है इनर्शिया, ठीक है। तो इनर्शिया इज बेसिकली द प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अ क्वांटिटी, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। ये बस फिनोमिना होता है, ऐसा होता है, हम इसको पढ़ रहे हैं। कितना होता है, क्या होता है, ये नहीं पता है हमें, क्या होता है तो बताइए। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, बहुत आसान है, ड्यू टू विच, तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो बाय द वर्च्यू ऑफ विच, वो ज्यादा कूल लगेगा लेकिन ये भी चलेगा। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट, अभी इसका एक पूरा मतलब बताते हैं, एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक। बस इस प्रॉपर्टी को, जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट जो अपनी ही पोजीशन में रहना चाहता है, उसको हम कहते हैं इनर्शिया। क्या एग्जांपल है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, घर के बाहर कार खड़ी होगी, हैंड ब्रेक लगा होगा, कार को जाके ढकेलने लगो, क्या तुम ढकेल लोगे? अगर असली कार है, बड़ी वाली जो एक्चुअल कार होती है, तो नहीं ढकेल पाओ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि कार में वो प्रॉपर्टी है जो अभी हमने पढ़ी, दैट इज इनर्शिया। एक और एग्जांपल बताते हैं इसका, सिंपल एकदम। ये दीवार है, अगर मैं इस दीवार को पुश करूं तो क्या मैं इस दीवार को ले जा पाऊंगा कहीं? मोस्ट प्रोबेबली नॉट, ठीक है। ले जाता हूं तो मतलब ज्यादा बॉर्नवीटा पी लिया होगा, है ना। बट इनर्शिया की वजह से कोई भी चीज अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, या चलती हुई चीज रुकती नहीं है, ठीक है। जैसे अगर एक एग्जांपल देखो, मान लो तुम लोग का एक ठेला है, बढ़िया फल का, है ना, बहुत सारे फल रखे हैं, और ऐसे एक ढलान पे ठेला खड़ा कर दिया, तो ठेला नीचे को भागेगा। तो अगर बहुत भारी होगा, तुम उसको रोकना चाहो तो वो जल्दी रुकेगा नहीं, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इनर्शिया। तीसरी चीज, सोचो एक एकदम दुबला पतला इंसान जा रहा है, दुबला पतला तुम लोग जानते हो कौन है ना। तो अगर तुम लोग उसको ढकेल देते हो थोड़ा सा चलते हुए, तो वो अपनी आराम से डायरेक्शन चेंज कर, जा रहा है ऐसे कर तो गिर जाएगा, है ना, सीधा जा रहा है ऐसे हो जाएगा। और वही चीज अगर कोई थोड़ा हेल्दी पर्सन है, वो भी तुम लोग जानते हो कौन है, तो उसको अगर चलते हुए तुम लोग ऐसे करते हो, तो वो इतनी जल्दी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। दिस इज ऑल ड्यू टू इनर्शिया। बहुत सिंपल, तीन तरह का इनर्शिया, बस ये अपनी डेफिनेशन याद रख लो, तीनों इनर्शिया याद हो जाएंगे। कैसे? तीन तरह के इनर्शिया होते हैं। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि ये सब छोड़ के सिर्फ रेस्ट लिख दो। अगर बॉडी रेस्ट पे है और वो रेस्ट से नहीं हटना चाहती है, तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि अगर एक बॉडी है जो मोशन में है और वो मोशन को नहीं रोकना चाहती, तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा, जैसा कि तुम लोग अब तक गेस कर चुके होंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, तो इस तरह के इनर्शिया को हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जल्दी से ये नोट कर लो, ताकि हम लोग इनर्शिया के कुछ एग्जाम्पल भी देख लें। वेल, आई होप सबने कर लिया होगा। तो भाई देखते हैं अभी इनर्शिया के एग्जाम्पल क्या है, कि इनर्शिया कहां यूज होता है। दो बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुम लोगों के घर में मुझे जो सबसे खराब काम लगता है वो है चादर साफ करना। जब हॉस्टल टाइम में थे, तब हम लोग यही करते थे कि चादर उठा के नीचे रख देते थे, गद्दे पे सो जाते थे, इट्स फाइन। हॉस्टल डेज दे वर लाइक दे आर नाउ गॉन। तो आजकल अगर मान लो कोई चादर गंदा हो जाए, या कभी कोई टॉवल वगैरह गीली हो जाए, तो उसको लाइक, या कोई कपड़ा अगर हम धोते हैं, तो उसको या तो हम लोग ऐसे फटकारते हैं, फटकारने पे तुमने देखा होगा वाटर पार्टिकल्स निकल जाते हैं उससे। या घर में अगर डॉग हो, ठीक है, नहीं है तो मत पूछना मम्मी पापा से, वो ये कहेंगे कि ऑलरेडी एक है, दो है, क्या करना है ना, कॉमन डायलॉग ऑफ इंडियन पेरेंट्स। लेकिन अगर घर में डॉग और उसको नहला दो, तो वो डॉग ऐसे ऐसे करता है और सारे उसके जो पानी के
लाइक बूंदे होती है वो सब निकल जाती हैं काफी हद तक। तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो, नहा करके ऐसे 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 करो, सब बूंदे निकल जाएंगी। होता क्या है एक्चुअली, देखो अगर हम लोग कोई एक चादर है मान लेते हैं, ठीक है, और इसको अगर हम लोगों ने इस साइड से पकड़ लेते हैं, मैं इधर से आके पकड़ लेता हूं, और इसको हमने ऐसे यहां पे फटकारा, तो क्या होगा, चादर तो मूव कर जाएगा, लेकिन चादर में जो धूल या पानी या व्हाट्सोएवर वाज देयर, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें यहीं पे रह जाएंगी बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बहुत आसान तरीका है। दूसरी चीज, अगर कभी गद्दा साफ होते हो देखा हो, गद्दा जो रजाई गद्दे होते हैं ना, उनको कैसे साफ करते हैं, उनको ऐसे लटका देते हैं और उसको बड़े से बड़े डंडे से उसको पीटने लगते हैं, है ना। जब बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं तो हम लोग भी यही करते हैं, और दैट इज ऑल्सो इनर्शिया ऑफ स्टडी, ठीक है। तो बस गद्दे को साफ भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। इसकी एक अलग से हम लोग अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे बहुत सारे। या कभी तुम लोगों ने आम वगैरह तोड़ने हो, गांव साइड गए हो, तो आम तोड़ने का तरीका क्या होता है, ऐसे पेड़ पकड़ लेते हो, खूब करके हिला देते हैं, आम गिर जाते हैं। बहुत आसान तरीका। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बाद आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल समझना हो, सबसे आसान तरीका बताते हैं। मान लो एक नई बाइक खरीदी, या कभी तुम लोगों ने कोई ऐसा फ्रेंड हो जो बहुत तेज चलाता है, हर किसी का एक दो होता है, कभी कभी खुद भी हम लोग होते हैं। तो चलती हुई बाइक है और पीछे एक बंदा बैठा हुआ है, हमने बिल्कुल एकदम डिस्क ब्रेक वाली, हमने आगे वाला ब्रेक मार दिया, पीछे वाला मार दिया, क्या होगा, पीछे वाला बंदा ऐसे आगे को आ जाता है। द रीजन भी, हम भी मोशन में थे गाड़ी के साथ, लेकिन जैसे ही हमने लगाया ब्रेक, पीछे वाला बंदा या हम खुद जो भी था, अगर हम पीछे बैठे तो हम पीछे थे ऑब्वियसली, तो जो पीछे वाला बंदा था जैसे ही ब्रेक लगा वो आगे को क्यों आया, क्योंकि गाड़ी तो रुक गई, लेकिन हम तो इनर्शिया, हमारे भी तो इनर्शिया था ना, हम तो मोशन में थे। हमारे इनर्शिया की वजह से, हमारे इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हम मोशन में ही रहना चाहेंगे, इसलिए ऐसा लगता है कि हम आगे को जा रहे हैं। हालांकि अगर बस वगैरह में या कभी दिल्ली मेट्रो में तुम लोग गए हो, स्पेशली एयरपोर्ट वाले मेट्रो में, इट्स सुपर फास्ट कंपेयर टू नॉर्मल रेगुलर मेट्रो, तो उसमें ज्यादा फील होता है, उसमें आपको खड़े रहना अलाउड नहीं होता है। और यही चीज अगर हम लोग आराम से खड़े हुए हैं मेट्रो में और एकदम से मेट्रो चल दी तो हम ऐसे पीछे को जाते हैं। द रीजन बीइंग सेम, कि भाई मैं अगर खड़ा हुआ हूं तो मेरे फीट जो हैं वो अटैच्ड हैं ग्राउंड से, या अगर मैं बैठा हुआ हूं तो जो मेरा लोअर बॉडी है दैट इज अटैच्ड टू द सीट। लेकिन अगर गाड़ी चल दे तो मेरी नीचे वाली जो बॉडी है, लाइक कमर या उसके नीचे की जो बॉडी है, वो तो मोशन में आ गई, लेकिन बाकी जो मेरा शरीर है दैट इज स्टिल इन रेस्ट, और वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इस तरह के एग्जाम्पल को हम कह सकते हैं दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि भाई गाड़ी चल दी, हम अपनी जगह रहना चाहते हैं, तो हमको एक पीछे को झटका लगता है। ऐसा लगता है, होता नहीं है कि झटका लग रहा हो, लेकिन हम वहीं रहना चाहते हैं और गाड़ी आगे जाना चाहती है, ठीक है। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, हम कार चला रहे हैं, हमने एकदम से ऐसे मोड़ दिया तो जितने बाकी लोग बैठे थे वो सब ऐसे साइड में हो जाते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा ये चीज, या एक्सपीरियंस किया होगा हाई स्पीड पे टर्न लेने पे, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि भाई गाड़ी तो मूव कर गई लेकिन हमको अभी भी अपनी जगह पे रहना था बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए सारे इनर्शियाज के। तो आई होप सबको इनर्शिया क्लियर होगा। इनर्शिया के एग्जाम्पल्स की जब शीट हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, तब देखेंगे। अभी इनर्शिया के बारे में सिर्फ डेफिनेशन और उसके टाइप्स हमको लिखने। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बेकार सी बातें सोचने वाली बात ही नहीं है कि ये लॉ ऑफ मोशन किसने दिए थे, न्यूटन लॉज हैं तो न्यूटन ने दिए होंगे, है ना। लॉजिक नहीं लगाना इसमें बहुत ज्यादा। तो भाई लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, बहुत सिंपल, जो चल रहा है चलता रहेगा, जो रुका है रुका रहेगा, अपने आप कुछ नहीं होगा। तो इसको अब इंग्लिश में कैसे लिखते हैं भाई, इंग्लिश मतलब जैसे तुम लोग देखा है ना कि आजकल सब लोग शेफ बन जाते हैं, भले ही दाल चावल बनाएंगे ऊपर से धनिया डाल देंगे ना, फिर वो दिखाते हैं कि शेफ, बस वही फील आता है अंग्रेजी अच्छी हो तो। देखो क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है, हमने लिखा एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, यानी कि जो रुका है वो रुका रहेगा, बहुत सिंपल। एंड एन ऑब्जेक्ट in motion
will move in straight line with uniform velocity. यानी कि जो चल रहा है वो सीधे ही चलता रहेगा, अपने आप मुड़ेगा भी नहीं। ऐसा नहीं होता है कि जो चीज चल रही अपने आप ऐसे घूम गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल मूव इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल unbalanced force. जब तक उस पे एक बाहर की किसी बाहर की फोर्स और जो कि अनबैलेंस्ड हो, ठीक है, जिसको हमने नॉन जीरो बोला था, ठीक है, जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो या तो रेस्ट पे ही रहेगा या तो चलता रहेगा, यानी कि इनर्शिया की वजह से वो उसी में रहेगा, ठीक है, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। बहुत आसान, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको जल्दी से नोट कर लो। और जो इनर्शिया के अभी हमने एग्जांपल बताए थे ना, वही एग्जांपल्स इसके एग्जांपल्स में हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, बहुत आसान है। तो अभी हमको सिर्फ लॉ ऑफ इनर्शिया देखना है, बहुत सिंपल है, 3 क्लास में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा अगर ऐसे ही हम लोग आराम से पढ़ते रहें और फिर न्यूमेरिकल करेंगे आराम से, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड एग्जांपल्स ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मैं एक चीज और लिख देता हूं ताकि हमें याद रहे, दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बहुत आसान, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं।